बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 35 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 35 सफ़ा नंबर 331 से। आप लोग क्या लोगे, ठंडा या चाय? कुछ नहीं राव साहब, बस आप जसपाल को हमारे हवाले कर दें, जो अभी पंजाब से भागकर आपके पास आया है। उनमें से एक उधेड़ उम्र बंदे ने कहा, आप लोग सीबीआई से हो। मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई पंजाब से भागकर मेरे पास आया है। आप लोग ये कैसे कह सकते हो? बच्चन सिंह ने बड़े नरम लहजे में कहा। देखे राव साहब, वो एक जुनूनी कातिल है। आज सुबह उसने कत्ल किया और चंडीगढ़ से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने एक जगह कार छोड़ी और दूसरी जगह से कार चोरी की। इस तरह उनके रास्ते की निशानदेही होगी। सीसर से वो जिस गाड़ी में आए थे वो आपके पोर्च में खड़ी है। अब इससे बड़ा सबूत हम क्या दें? उस शख्स ने जवाब दिया। देख मेरे भाई, यहाँ कोई भाग कर नहीं आया। आप लोकानु गलत फहमी हो गई है। इस गाड़ी में तो मेरे बच्चे गाड़ी करके आए हैं, सीसर से ही। उसने फिर नर्म लहजे में जवाब दिया। तो नौजवान तेजी से कहने लगा, तो क्या फिर हम हवेली की तलाशी ले लें? ओए बात सुन। बच्चन सिंह एकदम गर्म हो गया। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई मेरी हवेली की तलाशी ले सके। तेरे जैसे कई सीबी वाले आए, मेरी जेब में है। तू हुकूमत का मुलाजिम है तो हम हुकूमत चलाने वाले हैं। कह दिया नहीं है तो नहीं है। सॉरी राव साहब, ये बच्चा है, इसे नहीं मालूम, माफ कर दें इसे। असल में आपको शायद नहीं मालूम कि वो हमारे 3 बंदों को कत्ल कर चुका है। इसके अलावा एमएलए के बेटे को उधेड़मन ने कुछ कहना चाहा तो बच्चन सिंह ने कहा, देख मेरे भाई, मैं बहस का आदी नहीं हूं। मैंने आप लोगों से जो कह दिया सो कह दिया। बाकी मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर लेता हूं। आप बाहुशी उनसे बात कर लें। वो बहुत दबाव में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो मुसलसल राफ्ते में है। अगर आपका ये ख्याल होगा कि वो यहां से निकलकर कहीं और चला जाएगा तो ये उसकी हाम ख्याली है। आप तामुन करें और उसे हमारे हवाले कर दें। मैं सोचूंगा कि आपसे किस कदर तामुन किया जाए। अभी फिलहाल आप जाओ। बच्चन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राव साहब, अभी हम कुछ देर बाद आपसे मिलते हैं। वो उधेड़ उम्र आदमी उठकर खड़ा हो गया तो बाकी दोनों भी उठ गए। उनके चले जाने के बाद बच्चन सिंह उठा और उनके पास आ गया। सुन लिया जसपाल, वो अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो मतलब वो बिल्कुल दुरुस्त ताकब करके ठीक जगह पहुंचे हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। देखो, मुझे वैंकूवर में मौजूद मेरे दोस्त ने कहा तो उसका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन जिस कदर तेजी से और जिस तरह का उनका लहजा है वो बता रहा था कि अब तुम जैसे ही निकलोगे वो तुम्हें काबू में कर लेंगे। फिर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अभी सीएम का फोन आएगा और मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं शाम तक उधर रहूंगा। बच्चन सिंह ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो फिर मैं निकलता हूं, जो होगा वो देखा जाएगा। जसपाल ने किसी खौफ के बगैर कहा। ये खुदकुशी होगी मेरे बच्चे, और जो मेरे पास हुआ मैं उसकी हिफाजत ना करूं, ये तो मुमकिन नहीं। ये यकीन कर लो जसपाल, यहां रहते हुए तुम जिधर भी जाओगे ये लोग तुझे निकलने नहीं देंगे। चैनल सुबह से तेरी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भारत में रहने वाले की तेरे पास गुंजाइश नहीं है। इस हकीकत तो समझ ले। हाँ, किसी कमरे में बंद रहकर वक्त गुजार ले तो अलग बात है, उसने समझाते हुए कहा। तो जसपाल ने सुकून से कहा, तो फिर आप बताएं ना, मैं क्या करूं? तुम अभी यहां से निकलोगे, 5 बज चुके हैं, लेकिन इससे पहले तू जसमिंदर से बात कर ले। ऊपर कमरे में हर चीज मौजूद है। वो तुम्हें बेहतरीन मशवरा देगा और उसे सूरत हाल की समझ भी आ जाएगी। ओके,
जसपाल ने कहा तो वो इसी कमरे से बाहर की जानिब इशारा करके खुद ड्राइंग रूम में चला गया। वरयाम ने ऊपर वाले कमरे तक इसकी रहनुमाई की। कुछ देर बाद उसका राब्ता जसमिंदर से हो गया। वो सारी सूरत हाल बता चुका तो उसने कहा, तुम पाकिस्तान और भारत की सरहद के बेहद करीब हो। अगर थोड़ी सी दुश्वारी बर्दाश्त कर सको तो सरहद पार कर जाओ। उसके लिए हौसला भी चाहिए। इधर हमारे लोग मौजूद हैं, तुझे संभाल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मैं तैयार हूं, जसपाल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तो बस फिर ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मुमकिन है मैं भी तुम तक पहुंच जाऊं। डरने की जरूरत नहीं, बस हौसला रखना, उसने कहा। ओके डन, जसपाल ने कह दिया। या फिर चंद बातें और समझाने के बाद उनका राब्ता खत्म होगा। तब वरयाम ने अपनी रेस्ट वॉच पर वक्त देखते हुए कहा, आओ चलें, यहां से निकलने में कुछ वक्त लगेगा। वो दोनों नीचे चले गए। बचन सिंह उनका इंतजार में था। जसपाल ने अपना फैसला उसे सुना दिया। तब उसने सुकून से कहा, मेरा फैसला भी यही था, मगर मैंने इसलिए नहीं कहा कि तुम ये ना समझो कि मैंने तुम पर अपना फैसला मुसल्लत कर दिया। वरयाम है ना, सारे मामले निपटा देगा। ये हसरत ही रही कि तुमसे लंबी बातें करते। आओ मिल लो। ये कहकर उसने खड़े होकर दोनों बाहें फैला दी। वो इससे मिल चुका तो वरयाम उसे लेकर एक दूसरे कमरे में चला गया। एक अलमारी से मोटे कपड़े की शलवार कमीज निकाली, फिर एक बड़ी सारी चादर निकालकर उसे देते हुए कहा, तू ये पहन ले और अपने कपड़े मुझे दो। तुम पहनोगे? जसपाल ने उसके सेहतमंद जिस्म की तरफ देखकर मजाकन कहा तो वो बोला, अरे नहीं, ये कपड़े एक तेरे जैसे कद बुत के बंदे को पहनाकर ऊपर छत पर भेज दूंगा, जहां से ये सीबीआई वाले देखते रहें कि बंदा मौजूद है, साथ ही राना होगा, हर नाम होगा। तो ये कपड़े पहन, फिर मैं बताता हूं तेरे साथ क्या करना है। जसपाल ने जीन टी शर्ट उतारी और वो कपड़े पहने, सर से दस्तार उतारी और वो चादर लपेट ली। वरयाम कपड़े लेकर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसे भी साथ लेकर नीचे आया। फिर उसे अपने चंद मुलाजमीन के साथ ला खड़ा कर दिया। अभी ये लोग बर्तन उठाए बाड़े में जाएंगे, हवेली से बाहर। तू भी इनके साथ इधर जाना, मैं उधर मिलता हूं तुमसे, वरयाम ने कहा और तेजी से पलट गया। वो 7-8 मुलाजमीन थे जिनके साथ वो भी हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गया। उसने कनखियों से इर्द गिर्द देखा। दूर एक कोने पर सड़क किनारे चंद लोग एक छोटी जीप के साथ खड़े थे। वो सब चलते हुए उनके करीब से बाड़े में चले गए। उन्हें शक तक नहीं हुआ था कि उनमें जसपाल भी हो सकता है। वहां से जसपाल ने देखा छत पर उसके कपड़े पहने कोई था। राना का हयोला भी लगा और हरनाम भी उनके साथ था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वरयाम वहां आ गया। उसने बाड़े के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि उससे कुछ फासले पर वो मशकूक लोग मौजूद थे। वरयाम उसे लेता हुआ एक कमरे में चला गया, जिसके दूसरे दरवाजों से निकलकर वो बाहर आ गए तो सामने वैसी ही एक और जीप खड़ी थी। वो दोनों तेजी से उसमें बैठे और मशरिक की जानिब चल पड़े। सूरज मगरिब की आगोश में डूब रहा था। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चलते गए। रास्ते में ऐसी गुजरगाहें भी आईं जहां बहुत सुसरवी से गुजरना था। यहां तक कि वो एक गांव में आन पहुंचे, जिसमें एक तरफ बहुत बड़ा तालाब था। अगरचे हर गांव में मवेशियों के लिए तालाब होता है, लेकिन वो कुछ गैर मामूली तालाब था। ये सरहद का आखिरी गांव है। यहां से फकत 2 किलोमीटर के फासले पर सरहद है, वरयाम ने उसे बताया। वरयाम, मेरी मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान और भारत की सरहद पर बाढ़ लगी हुई है, जिससे गुजरना बहुत मुश्किल होगा। वो कैसे? जसपाल ने पूछा। इसलिए तो यहां लाया हूं। देखो, सरहद पर मुतय्यन फोर्स में औरतें भी हैं और मर्द भी। सारे फरिश्ते नहीं हैं, इनकी अपनी बड़ी जरूरतें हैं, ना हो तो हम पैदा कर देते हैं। सीधी सी बात है, हमने कारोबार करना होता है। यहां से कुछ लोगों के साथ हमारी डील है, तुम देखते रहना कि होता क्या है, वरयाम ने कहा और गांव के एक कच्चे लेकिन बड़े सारे घर के सामने गाड़ी रोक दी। अगले ही लम्हे घर से 2 लंबे तड़ंगे मर्द निकले। वो पुरतपाक से मिले और उन्हें लेकर चारपाइयों पर बिठा दिया। शरबत वगैरह पीने के बाद उनमें से एक जसपाल को देखते हुए कहा, तो ये है वो जवान? हाँ यही है। देखो, इसे कोई तजर्बा नहीं है, इसे तो बस इधर से उधर भेजना है, आगे वो खुद देख लेंगे, वरयाम ने कहा। देखे जी,
राव साहब का हुक्म आया है तो हमने अचानक तैयारी की है। 2 बंदे साथ होंगे। वो साथ तो होंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आगे हमारी बात नहीं हुई। इस सूरत-ए-हाल का शिकवा नहीं देना। नहीं होगा। अब बताओ जाना कब है? अभी 8 बज रहे हैं। 10 बजे के बाद बंदा आकर बताएगा। तब तक डेरे पर चलते हैं, खाते पीते हैं। और उसने मानी है अंदाज में कहा तो परियाम हंस दिया। फिर वो पैदल ही गांव से बाहर डेरे की तरफ चल दिए। कच्चे कमरों के सामने खुला सारा सहन था, जिसमें सफेद चांदनियां बिछी हुई थीं। वहां चंद लोग बैठे हुए थे, वो भी जाकर गद्दू पर बैठ गए। तभी कच्चे कमरे में से 2 नौजवान लड़कियां बरामद हुईं। दोनों ही गोरी चिट्टी और रवायती राजस्थानी लिबास पहने हुए थी। घाघरा और चोली, खुला गिरेबान, कमर बरहना, पिंडलियां साफ दिखाई दे रही थी। तभी 2-4 लोग एक तरफ आके बैठ गए। उन्होंने कपड़े तले पड़ा सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। धीमी धीमी मौसीकी शुरू हो गई। एक लड़की वरियाम के पास आकर बैठ गई। तभी लंबे आदमी ने हंसते हुए कहा, यही थी उस दिन वाली, अभी 10 मिनट पहले पहुंची है ये। मार दिया इस जालिम ने तो उस दिन, आज भी कमाल कर देना जालिम। ये कहते हुए उसने लड़की को बाहों में लेकर झंझोड़ दिया। वो कुछ देर मचलती रही, फिर वरियाम ने छोड़ा तो उठकर नाचने लगी। गाना शुरू होते ही उनके सामने शराब भरे पीतल के गिलास लाकर रखने लगे। वरियाम ने एक जाम जसपाल के सामने रखा तो उसने धीरे से कहा, मैं शराब नहीं पीता। और जालिम फिर जीता कैसे है? ये कहकर वो हंस दिया। बस नहीं पीता, शुरू से आदत ही नहीं बनी। जसपाल ने सुकून से कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। तू देख, इनमें से शराब से भी ज्यादा नशा है, पागल कर दिया हुआ है इसने। वरियाम शायद इस तवाइफ पर मर मिटा था। शराब के जाम पर जाम चलते रहे। बुना हुआ गोश्त इनके सामने आता रहा। 15-20 लोग थे। वो सब खाते पीते और नाच देखते रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया। रात ठहर चुकी थी। दोनों लड़कियां खूब नाच रही थीं। ऐसे में एक नौजवान सा लड़का डेरे के अहाते में दाखिल हुआ। उसे देखते ही वो लंबा आदमी उठ गया। उठते हुए वरियाम को भी उठने का इशारा किया। जसपाल के साथ वो भी उठ गया। वो तीनों आगे पीछे बाहर निकलते चले गए। लो जी वरियाम जी, आपने मौज मस्ती करनी है तो इधर रहो, या जाना है तो जाओ, अब आगे हमारा काम है। उस लंबे आदमी ने डेरे से बाहर निकलकर कहा तो वरियाम ने जसपाल को गले लगाते हुए कहा, ले भी जसपाल, रब के हवाले। वाह गुरु तुम पर मेहर करे, बस तेरी हिम्मत न कर सका। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, फिर अलग होकर एक दूसरे को देखा। लंबे आदमी ने जसपाल का हाथ पकड़ा और अंधेरे में चल दिया। वरियाम वापस चला गया था और वो दोनों पैदल ही चल पड़े। काफी आगे जाने के बाद उन्हें ऊंट बैठता हुआ दिखाई दिया। ये हमारे सिधाए हुए ऊंट हैं, यही सरहद पार कराएंगे। ये सीधे अपने ठिकाने पर जाएंगे। इन्हें अपनी मर्जी से नहीं हाँकना, ये जिधर ले जाएं उधर ही चले जाना। और दूसरी बात, तुम्हारे साथ एक और बंदा होगा, वो उतनी समझबूझ वाला बंदा नहीं है। लंबे आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है। जसपाल ने सर हिलाते हुए कहा तो लंबे आदमी ने कुतुब तारे की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये देखिए तारा देख रहा है, ये तेरे दाएं कंधे की तरफ रहे, बस फिर तो सही समत में जाएगा, इसे मत भूलना। अभी कह रहे हो कि ऊंट? जसपाल ने समझना चाहा। अगर तुझे समझने की जरूरत पड़े तो, वरना ये ऊंट तुझे ही अपने ठिकाने पर ले जाएंगे। वाह गुरु का नाम ले और बैठ इस पर। लंबे आदमी ने एक ऊंट की तरफ इशारा किया। जसपाल ने पहले कभी ऊंट की सवारी नहीं की थी, इसलिए कोई तजर्बा नहीं था। वो कोहान के पीछे मजबूती से बैठ गया। तभी लंबे आदमी ने एक ऊंट को उठाया तो बाकी भी उठने लगे। जसपाल इन ऊंटों की दुरुस्त तादाद न मालूम कर सका, बस अंदाजा था कि 6 या 7 होंगे। इसका ऊंट तीसरा या चौथा था। लंबे आदमी ने एक ऊंट की महार पकड़ी और सबसे आगे पैदल चलने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करके वो रुक गया। सामने एक आदमी खड़ा था। उससे धीमी धीमी बातें हुई तो पहला ऊंट बिठा दिया गया। वो बंदा उस पर सवार हुआ तो ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट चल दिए। सामने लोहे की ऊंची ऊंची बाड़ दिखाई देने लगी जो रोशन थी। उस पर बड़ी बड़ी सर्च लाइटें लगी हुई थी। अचानक वो लाइटें बंद हो गई तो ऊंट तेजी से चल पड़े।
सामने एक बड़ा सा स्याह दरवाजा था, वो यकलख्त खुला। सभी ऊंट इसमें से गुजरते चले गए। ये सारा अमल 3 या 4 मिनट का रहा होगा। जब वो चंद खेत आगे चले गए तो बत्तियां फिर से रोशन हो गई। अब ऊंट कितार में नहीं थे, बल्कि फैल गए थे। 2 आदमी जसपाल के करीब अपना ऊंट ले आए। जवान, मजबूत बैठना, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये कहकर उसने कहका लगा दिया। क्या अब हम पाकिस्तान में हैं? जसपाल ने पूछा। अभी नहीं, चंद खेत और पार कर लें तो फिर। ये बाढ़ ऐन सरहद के ऊपर नहीं लगी, उसने जवाब दिया। ये बत्तियां क्यों बंद की गई थी? जब उनसे बात जसपाल ने पूछना चाहा तो वो तेजी से बोला, रात के इस वक्त मर्दों की ड्यूटी होती है और वह बहुत फैल कर बैठते हैं। इन्हें भी चेक करने वाले होते हैं। बस रिस्क नहीं लिया। बड़ी चौकी पर लाइट बंद की थी। ये चलता है। तू अब भारत को भूल जा। ये आगे जहां से खेत खत्म हो रहे हैं, इससे आगे रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। मतलब फिर हम पुरसकून हो जाएंगे, जसपाल ने इत्मीनान से कहा। अरे नहीं, सुकून तो ठिकाने पर ही आएगा। आगे पाकिस्तानी चौकियां भी तो हैं, उनसे भी बचना है। बस तू संभल कर बैठ, जहाज रुड़ने को है, उसने फिर से कहका लगाते हुए कहा, जैसे कहका लगाना उसकी आदत है। जसपाल खामोश हो गया। चंद मिनट के बाद ऊंट की रफ्तार तेज होने लगी और फिर वो बाकायदा भागने लगे। जब वो आहिस्ता चल रहे थे तो हचकोले खाते थे, लेकिन जैसे ही वो तेज हुए तो जसपाल को लगा जैसे सारा खाया पिया बाहर आ जाएगा। बहुत शदीद हिचकोले थे। उसने एक बार सामने की तरफ देखा। ऊंट फैलकर यूं भाग रहे थे जैसे उनकी रेस लगी हो। उसने अपना सर ऊंट की कोहान के साथ लगा दिया। वो खुद पर काबू पा रहा था। न जाने उन्होंने कितना सफर किया था, 1, 2 या चंद किलोमीटर। तभी बाएं जानब से दूर कहीं कहीं गाड़ी के हेडलाइट्स दिखाई दी। वो 2 गाड़ियां थी। उसे लगा कि जैसे वो तेजी से करीब आ रही हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। वो नौजवान पता नहीं किस ऊंट पर था। ऊंट भागते चले जा रहे थे। वो गाड़ियों की तरफ देखने लगा। इससे ये हुआ कि उसकी पूरी तवज्जो उन हेडलाइट्स को देखने और समझने की तरफ लग गई। वो कभी दिखाई देती और कभी एकदम से गायब हो जाती। ये आंख मचोली काफी देर तक चलती रही। अचानक वो गाड़ियां उनके अकब में आ गईं। फिर उसके साथ ही एक फायर हुआ जिसने सन्नाटे को चीर दिया। फायर की आवाज के गूंजी के ऊंट बावले हो गए। एक के बाद दीगरे 3 फायर मजीद हुए। जसपाल के लिए ऊंट पर बैठना महाल हो गया था। उसे लगा जैसे उसके बदन का हर उज़्व अलग अलग हो जाएगा। उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे रीढ़ की हड्डी अभी चकनाचूर हो जाएगी। वो समझ गया कि अकब में होने वाले हवाई फायर हैं। वो इन्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि घेर कर इन ऊंटों को अपने ठिकाने पर ले जाने की कोशिश हो सकती है। ऊंट तेजी से चलता जा रहा था कि अचानक वो लड़खड़ाया। जसपाल अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वो ऊंट से यूं गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। नीचे रेत होने के बाद उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन वो आनन फानन भागते हुए ऊंट को न पकड़ सका। चंद लम्हों तक उससे उठा ही न गया। उसे यकीन हो गया कि वो ऊंट को नहीं पकड़ सकता, तो वहीं बैठ गया। उसे अपने हवास बहाल करने में कितने ही मिनट लग गए। जब उसने सर उठाकर देखा तो ना वहां ऊंट थे, ना किसी गाड़ी की हेडलाइट्स। सहरा की गूंजती हुई महसूस आवाज थी जो बिलाशुबा दहशत पैदा कर रही थी। जसपाल चंद लम्हे बैठा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे कुतबी सितारे का ख्याल आया। वो उसके बाएं कंधे पर था। उसने अपनी सिमत मुतय्यन की और चल पड़ा। यहाँ बैठे रहने से ज्यादा चलते रहना बेहतर हो सकता था। यहाँ पर बैठकर ऊट पटांग सोचकर और भी क्या कर सकता था। वो चलने लगा। सहरा में पैदल चलना भी काफी हद तक दुश्वार होता है। ना हमवार जमीन पर वो मोहतात अंदाज में चलता जा रहा था। उसे लगा जैसे सदियों से इसी तरह सहरा में सफर कर रहा है। न जाने वो कितनी देर तक चलता रहा था। उसके आसाब जवाब देने लगे थे। प्यास से जुबान सूख गई थी। उसे फकत इतना याद था कि अकब में रोशनी की लकीर देखी थी। फिर उसे होश नहीं रहा।
वो लड़खड़ा कर रेत पर गिर गया। नया पैराग्राफ। मैं ये महसूस तो कर रहा था कि मैं हूं, लेकिन एहसास यही था कि मेरा वजन नहीं, और मैं हवा में किसी खुश पत्ते की माने दौड़ रहा हूं। शायद बंदे का नाता जब जमीन से खत्म होता है और वो आलमे बरज़ुख की जानिब सफर करता है, तो यही कैफियत रही होगी। मैं खुद को देख रहा था, लेकिन आंख झपकने की कुव्वत तक मुझ में नहीं थी। यही बेवजनी कसाफत से लताफत तक के सफर में अपना एहसास दिलाती है। मैं खुद पर गौर कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ। बरज़िख यहीं कहीं जमीन पर है, या आसमान की वसतों में, या फिर ये किसी नई दुनिया का नाम है। ये एक ऐसा जहां है जो दुनिया से हटकर है। मैं लम्हा ब लम्हा अपने हवासों में आ रहा था। मुझे इर्द गिर्द की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, मगर मैं उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत की और इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, मगर कुछ भी ना हो सका। फिर मैंने सारी कोशिशें तर्क कर दी। कुछ देर यूं ही पड़ा रहने के बाद मुझे आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मैंने आंखें खोल दी। मेरे इर्द गिर्द चंद लोग खड़े थे। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि वो सभी मुकामी थे। एक बंदे ने मुझे उठाया तो पता चला कि मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे सर के ऊपर दरख्तों का साया है। मैं हवासों में आता चला जा रहा था। मुझे घूंट घूंट पानी दिया जा रहा था। लम्हा ब लम्हा मेरे हवास मेरे काबू में आते चले गए। मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगा। तभी मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं कहाँ हूँ? तुम लाला बोहड़ के टोबे पर हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उनमें से किसी ने कहा। वो एक उधेड़ उम्र बारिश आदमी था। मैंने अपनी हालत का जायजा लिया और बताया, इस वक्त मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये लाला बोहड़ का टोबा कहाँ है? लाशौरी तौर पर मेरे लबों से ये सवाल निकल गया। इसके साथ 2-3 दूसरे आदमी भी थे। उन्हीं में से एक ने कहा, तुम कुछ देर आराम करो, खा पी कर अपने हौस काबू में करो, फिर बातें होती रहेंगी। ठीक है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। आओ उठो, नहा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इन्हीं में से एक ने कहा। तो मैंने इर्द गिर्द देखा। दिन अच्छा खासा चढ़ाया था, रोशनी तेज थी। मैंने हिम्मत की और उठ गया। वो मुझे करीब ही एक तालाब पर ले गए, जहां मैंने कपड़ा बांधा और खूब नहाया। उन्होंने मुझे एक साफ धोती और कुर्ता दे दिया, जिसे पहनकर मैं पुरसकून हो गया। मैं उनके साथ पलटकर वापस आया तो एक ऊंट के गिर्द काफी सारे लोग इकट्ठे थे और किसी बंदे को उस पर से उतारा जा रहा था। जब उसे ऊंट से उतारकर चारपाई पर डाला गया तो मैंने गौर से देखा। उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन अपनी वज़ाकता से और सर के बालों से सिख मालूम हो रहा था। यही राय उन सब की थी। वही उधेड़ उम्र बंदा उसे होश में लाने लगा, जबकि वहीं मौजूद दूसरे लोग मेरी तरह गौर से देखते चले जा रहे थे। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने में और उसके हवास बहाल होने में कुछ वक्त लग गया। वो रेत में अटा पड़ा था। शक्ल और नकूच से उसके कपड़े मैल नहीं खा रहे थे। बिल्कुल मेरी तरह उसने पहला सवाल ही यही किया था कि मैं कहाँ हूँ। उसे मुतमईन करने के बाद उसे पूरी तरह हवासों में लाया गया और मेरी तरह ही उसे नहाने के लिए तालाब पर ले जाया गया। अगरचे मुझे भूख शिद्दत से सता रही थी, लेकिन मैं बेहाल नहीं था। मैं चारपाई पर दोबारा लेटा तो मुझे नींद आ गई। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब किसी ने पैर का अंगूठा पकड़कर मुझे जगाया। कुछ लोग मेरे लिए खाना लिए खड़े थे। करीब ही दूसरी चारपाई पर अपने बाल खोले सिख भी बैठा हुआ मेरी तरफ दे रहा था। हमारे सामने खाना रख दिया गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन साथ में खाना खा रहे थे। खूब सैर होकर खाना खा चुके तो बर्तन एक तीसरी चारपाई पर रख के लेट गए। मुझे सिख का नहीं मालूम, बहरहाल मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी आंख खुली तो शाम के साए फैल रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में सूरज गरूब हो जाने को था। तीसरी चारपाई पर एक नौजवान बैठा था। मुझे बेदार होता देखकर उसने काफी हद तक मुकामी जुबान और लहजे में कहा, चलो उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मैंने पूछा। जहां मैं ले जाऊं, उसने कहा और खड़ा हो गया। इसी तरह उसने सिख को भी इशारा किया, जिसने अपने बाल बांध लिए थे। उस पर चादर लपेटी हुई थी। वो नौजवान हमारे आगे आगे जा रहा था। उसके हाथ में लाठी थी। हम उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे।
हम सहरा में रेत के टीलों के दरमियान चलते हुए एक ऐसी जगह पर आ गए जहां काफी ऊंची जगह पर गोया मकामी झोंपड़ी बनी हुई थी। ढलवान के आहर में एक कच्चा थड़ा था जिस पर हंस की सफे बिछी हुई थी। काफी सारे बड़े मैदान के साथ एक तरफ दरख्तों का झुंड था, इसके साथ एक कुआं था जिसके इर्द गिर्द दो बैल जुते हुए पानी निकाल रहे थे। वो पानी खाल की सूरत में न जाने किस तरफ जा रहा था। हमें इस खुले मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं था, बस वही नौजवान था जो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और गोपे की जानिब देख रहा था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि गोपे में से एक उधेड़ उम्र, स्मार्ट जिस्म का, दरमियाना कद, छोटी छोटी सफेद दाढ़ी, लंबे बाल जो शानों तक पड़े हुए थे। उसने बारीक कुर्ता पहन रखा था जो सफेद बुर्राक था। इसी तरह गहरे नीले रंग की धोती, पांवों में खुस्सा पहने हुए था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी, तीखा नाक, पतले पतले होंठ जिन पर भारी मूंछें बहुत रौबदार लग रही थी। वो हमारी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। फिर जैसे उस खुरदरे माहौल में नर्म और खुशगवार हवा का झोंका दर आया हो, उसकी पुष्प पर एक कामनी सी लड़की दिखाई दी। गोल चेहरा, स्याह बाल जो बॉय कट में थे, पतली सी जिसामत वाली, दरमियाने कद की। उसने सफेद शलवार कमीज जिस पर सफेद, ऑरेंज और पीले फूल बने हुए पहनी हुई थी। पांवों में स्याह सैंडल थे। वो भी गहरी निगाहों से हमारी तरफ देख रही थी। उस तीखे नकूश वाली लड़की का वहां होना अजीब सा तासुर पैदा कर रहा था। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि खुरदरे और फीके माहौल में जब औरत आ जाती है तो माहौल नर्म और रंगीन हो जाता है। वो दोनों हमारी तरफ चंद लम्हे देखते रहे, फिर हमें वहीं रुकने का इशारा करके वापस पलट गए। अगले ही लम्हे गोपे में से दो नौजवान निकले। वो गोपे ही के साए में चारपाइयां बिछाने लगे और हमें वहां बैठने का इशारा किया। हम दोनों बैठ गए। तभी हमारे सामने जदीद मशरूबात के टिन पैक लाए गए। हम वो पी रहे थे कि दोनों वहीं उस चारपाई के सामने, मेरी चारपाई के सामने आन बैठे जहां हम दोनों बैठे हुए थे। मेरा नाम मेहर खुदा बख्शान है। अरसा दराज से यहाँ रहता हूँ। ये सारी जमीनें और बाड़े मेरे हैं। ये लड़की यहाँ काम करती है, तानी नाम है इसका। वो तारुफ करा के खामोश हो गया। तो पहले मैंने अपना तारुफ करवाया, मेरे बाद वो सिख बोला। मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं असल में वैंकूवर का रहने वाला हूँ। पिछले चंद हफ्तों से भारत में था। रात सरहद पार करवाई गई है। मुझे अब पता नहीं कि कहां पर हूँ। तुम जमाल मुसलमान हो और ये जसपाल सिख है। ये इत्तफाक ही है कि तुम दोनों एक ही रात दो मुख्तलिफ समतों से मिले हो। बेहोश, जाहिर है तुम दोनों में सकत नहीं रही होगी सहरा का मुकाबला करने की। यहाँ बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों चाहे मुखालिफ समतों में ही सही, लेकिन मेरे इलाके में पाए गए हो। ये तो पक्की बात है कि तुम दोनों को ही कोई मजबूरी ही इस वीराने में लाई है। और ये भी सच है कि तुम दोनों कोई शरीफ और मासूम बंदे नहीं हो। आपकी बात, सारी बातें सच हैं, मैंने इतराफ करते हुए कहा। तो वो जसपाल की तरफ देख के बोला, और तुम जसपाल? ऐसा ही है, लेकिन मैं अपने बारे में इतना बता दूं कि मैं जराइम पेशा नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों जराइम पेशा हो या नहीं, लेकिन तुम दोनों के पास से जदीद पिस्टल बरामद होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मार धाड़, कत्ल वगैरह तुम दोनों के क्रेडिट पर जरूर होगा। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। फिर हमारी तरफ से कोई जवाब सुने बगैर बोला, आराम कर लिया, खाना खा लिया, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हमें तो अंदाजा ही नहीं कि हम कहां पर हैं। फिर कैसे, किस तरह? जसपाल ने तशवीश से कहा। लड़के, मैं इसका जवाब दे नहीं हूं और ना ही मैं ये बता सकता हूं कि तुम इस वक्त कहां हो। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम लोगों को कहीं छोड़ भी नहीं सकता। उसने सख्ती और रूखेपन से कहा। हमें तो समझ का अंदाजा नहीं कि हम किस तरफ जाएं। प्लीज आप हमें किसी करीब तरीन शहर के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर दें, फिर हम जाने और हमारी किस्मत। जसपाल ने काफी हद तक नर्म और मिन्नत भरे अंदाज में कहा। देखो जसपाल, मैंने तुम लोगों को पैगाम नहीं भेजा था कि तुम यहां आओ, खुद आए हो तो खुद ही चले जाओ।
پھر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ اس نے منطقی انداز میں کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دولت؟ وہ میں نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پوری کر دو تو میں شہر کے قریب پہنچا دوں گا۔ جو تم میں سے پہلے شرط پوری کرے گا اسے پہلے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔